बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 7वां लेक्चर है जी। एंड टुडे वी विल सी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एज वी हैव ऑलरेडी सीन सिंपल लीनियर रिग्रेशन इन लास्ट 3 लेक्चर्स। तो डिफरेंस क्या है बिटवीन सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपका जो डेटा सेट है उसके अंदर एक से ज़्यादा फीचर्स हैं, यानी जिसके ऊपर आप ट्रेन कर रहे हैं अपने मॉडल को, अगर उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फीचर्स इन्वॉल्व हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम कहेंगे कि ये अब अगर हम इस रिग्रेशन को क्लासिफाई करें तो हम इसे कहेंगे ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। तो आज हम इसे देखेंगे। ओके, हेयर यू कैन सी द लेक्चर हेडलाइंस, लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल फीचर्स। थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे। और एक दूसरी चीज़ जो आज के लेक्चर में हम ज़रूर देखेंगे वो है जी फीचर स्केलिंग और इंश्योरिंग दैट ग्रेडियंट डिसेंट इज़ वर्किंग करेक्टली। साथ हम ये देखेंगे कि फ़ीचर स्केलिंग क्या है और ये देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, जिसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, हम देखेंगे कि उसको कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो सही काम कर रहा है। Okay, here you can see the same example which we have already discussed, लेकिन अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फीचर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। यानी अब पहले ये हम कह रहे थे कि जी घर की प्राइस, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम के अंदर घर की प्राइस सिर्फ साइज़ ऑफ द हाउस पर डिपेंडेंट है, जबकि अब हमने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा फर्दर डिटेल में हम गए हैं और अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जी साइज़ के अलावा नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं उस घर में, इस पर भी डिपेंड करता है उसकी प्राइस। नंबर ऑफ़ फ्लोर्स कितने हैं, कितना स्टोरीज़ हैं उस घर में, इस पर डिपेंड करता है। और वो घर कितना पुराना है, एज ऑफ द होम इन ईयर्स। तो बेसिकली अब हमने अपनी उस प्रॉब्लम को 1 फीचर से 4 फीचर में ले आए हैं। इसमें 4 अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए हैं, जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि घर की प्राइस इन चारों फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। तो ज़ाहिरी बात है कि अब जो प्रिडिक्शन आएगी वो कदरे बेहतर होगी अगर ख़ाली साइज़ ऑफ दी हाउस की बुनियाद पर प्रिडिक्ट किया जाता। तो आप एक डेटा सेट देख रहे हैं। इस डेटा सेट के अंदर ये जो हमारा लास्ट कॉलम है जी, ये कॉलम जो है ये एक्चुअली आउटपुट कॉलम है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो बाकी के 4 हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और कुछ सैम्पल्स इसमें दिखाए गए हैं, जैसे कि पहला जो घर है उसके अंदर जो उस घर का साइज़ है वो है 2104। उस घर के अंदर नंबर ऑफ़ बेडरूम्स 5 हैं। उस घर के अंदर नंबर ऑफ़ फ्लोर 1 ही है। और उस घर की जो एज है वो 45 ईयर्स है, लिहाजा उसकी प्राइस जो एक्चुअली वो ओके। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज स्टिल अ लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम, बट वी कॉल दिस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन या सिंपली लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल फीचर्स। अब हम इसे नाम थोड़ा सा डिफरेंट दे रहे हैं। वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन थी, इसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, या हम इसे ये भी कहते हैं कि लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल फीचर्स। ओके, अच्छा जी। अब ये बात भी मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ पिछले लेक्चर्स में कि आपका जो डेटा सेट है, अगर हम उसको देखें तो वो एक मैट्रिक्स के तौर पर आपको नज़र आता है, इसलिए मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर आप एक पर्टिकुलर सैम्पल को देखें, जैसे ये पहला घर है तो ये पहले घर के पैरामीटर्स हैं, तो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास एक वेक्टर की शक्ल में आपको नज़र आएगा। इसे आप एज ए वेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली वेक्टर्स और मैट्रिसेस की इन्वॉल्वमेंट इसमें इस वजह से हो जाती है कि क्योंकि हमारा जो डेटा सेट है वो बेसिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसी ही है जैसे मैट्रिसेस, और जिसको हम मैट्रिसेस और वेक्टर से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ नोटेशन हैं जो हम अपने लेक्चर्स में अगर आप देखें तो आपको समझ आना चाहिए। एन यूजुअली नंबर ऑफ़ फीचर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और एम एम यानी एम फॉर मैन, जो हम पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, कि एम यूजुअली नंबर ऑफ़ सैम्पल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि सैम्पल कितने हैं, यानी कितने घरों का डेटा है वो एम, और कितने फीचर्स हैं उसको हम एन कह रहे हैं। यानी इस एग्ज़ाम्पल में 4 फीचर्स हैं, पांचवा तो आउटपुट कॉलम है। तो इस वजह से इसमें
4 हमारे पास नंबर ऑफ़ फीचर यानी n की वैल्यू 4 होगी। उसके बाद अगर हमारे पास कहीं पे लिखा होगा x और सुपरस्क्रिप्ट में i, तो इसका मतलब ये है कि ith ट्रेनिंग सैंपल के को आपने पूरे को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, या इनपुट फीचर x यूजुअली इनपुट को शो कर रहा है और सुपरस्क्रिप्ट ये बता रहा है कि कौन सा ट्रेनिंग सैंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ आप देखें कि एक्स जे यानी जेथ फीचर जो है उसका ith इंस्टेंस, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन फीचर्स की नंबरिंग कर दूं तो ये पहला फ़ीचर है, ये दूसरा फ़ीचर है, ये तीसरा फ़ीचर है, ये चौथा फ़ीचर है, ठीक है जी। और अगर मेरे पास सपोज़ मैं लिखता हूँ x2 और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में मैं लिख देता हूँ g3, तो ये मेरे पास कौन सा बनेगा, बेसिकली ये कौन सी एंट्री होगी इस डेटा सेट में। तो x2 मेरे पास यानी कि नंबर ऑफ़ बेडरूम्स की बात हो रही है, और उसके अंदर तीसरा सैंपल यानी 1 2 3 तीसरा सैंपल ये है जी 3। तो बेसिकली एक्स आई जे का मतलब ये है कि 3 नंबर ऑफ़ बेडरूम्स के तीसरे सैंपल की बात हो रही है। तो ये कुछ नोटेशन हैं, ये यूज़ होंगी, तो आपको इसलिए पता होना चाहिए। न्यू फॉर्म ऑफ द हाइपोथेसिस। अब हमारा जो हाइपोथेसिस फंक्शन है जो हम प्रीवियसली यूज़ कर रहे थे जबकि एक फ़ीचर इन्वॉल्व होता था, वो चेंज हो जाएगा। ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये प्रीवियसली यूज़ हो रहा था जी। प्रीवियसली आप जानते हैं कि एक ही इनपुट फीचर होता था, उसे हम एक्स कहते थे। लेकिन अब जो हम देखेंगे, अब हमारे हाइपोथेसिस में चेंज आनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ फीचर्स बढ़ चुके हैं। तो मैंने जैसे कहा कि पहले फ़ीचर को हम x1 कह देंगे, दूसरे फ़ीचर को x2 कह देंगे, तीसरे फ़ीचर को x3 कह देंगे। तो अगर मेरे पास अब मेरे डेटा सेट में अगर n नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं, तो अब मेरा जो हाइपोथेसिस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि θ0 प्लस θ1 x1 प्लस θ2 x2 प्लस θ3 x3 एंड सो ऑन अप टू θn xn। तो बेसिकली अब जो हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ऊपर वाला जो हाइपोथेसिस है ये लाइन की इक्वेशन है, लेकिन जो नीचे वाला हाइपोथेसिस है ये अब एक हाइपर प्लेन की इक्वेशन है। इक्वेशन अभी भी लीनियर है, इसमें हम कोई क्वाड्रेटिक टर्म यूज़ नहीं कर रहे, लिहाजा ये इक्वेशन जो है ये लीनियर है। अलबत्ता आपको पता है कि अगर एक फ़ीचर इन्वॉल्व है तो वो लाइन प्लॉट होती है, अगर दो फीचर इन्वॉल्व हैं तो फिर आपके पास प्लेन आपको मिलती है, और अगर मोर देन 2 फीचर्स आर इन्वॉल्व तो फिर आप उसके लिए हाइपर प्लेन कहते हैं। तो लिहाजा अब हमारा जो लीनियर इक्वेशन फॉर, यानी ये जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिकॉल द लीनियर इक्वेशन फॉर हाइपर प्लेन्स, तो हमारा अब हाइपोथेसिस है लीनियर, लेकिन अब हाई डिमेंशनल स्पेस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एज्यूम एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन के अंदर एक सिमेट्री लेके आने के लिए एक छोटी सी चेंज करूं कि मैं जो θ0 था उस θ0 के साथ बाकियों की तरह भी एक मल्टीप्लाई कर दूं एक x वैल्यू, क्योंकि बाकी आप देखें θ1 के साथ x1 मल्टीप्लाई हो रहा है, θ2 के साथ x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, θn के साथ xn मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं θ0 के साथ भी इस सिमेट्री लेके आने के लिए x0 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये एज्यूम कर लूं कि θ0 इज़ इक्वल टू 1, तो x0 को अगर हम एज्यूम कर लें कि वो x0 या x0 को एज्यूम कर लें कि वो 1 के बराबर है, तो सिमेट्री हम लेके आ सकते हैं। तो अब हमारा हाइपोथेसिस जो है वो कुछ इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि हमें अब नज़र आ रहा है कि x0 θ0 प्लस x1 θ1 प्लस x2 θ2 प्लस एंड सो ऑन अप टू xn θn xn, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि x1 से लेके xn तक जो हैं ये आपके फीचर्स हैं जो डेटा सेट में से वैल्यूज़ आएंगी या आप उसे प्रोवाइड करेंगे। थीटास जो हैं ये सारे के सारे ट्यून होने हैं, इनको आपका ये वो मॉडल फिटिंग के प्रोसेस के दौरान इनकी वैल्यूज़ ट्यून होंगी, और एक्स नॉट को हम फिक्स कर रहे हैं 1 पे ताकि एक वेक्टर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपोथेसिस।
अब हम क्या कर सकते हैं जी, अब हम अपने हाइपोथेसिस को एक वेक्टर की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए मैं एक वेक्टर बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ थीटा, और इस थीटा वेक्टर के अंदर मैं क्या स्टोर कर देता हूँ, कॉल, ये आपको पता है या मैंने बताया हुआ है, हमने रिव्यू में भी देखा था कि वेक्टर जब भी लिखा जाएगा कॉलम फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर कभी वेक्टर को रो फॉर्म में लिखना है, रो वेक्टर बनाना है, तो हम ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे। तो बहरहाल हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है जिसके अंदर एंट्रीज़ क्या हैं, वही जो आपके हाइपोथेसिस के अंदर थीटाज यूज़ हो रहे हैं वो सारे मैंने कॉलम में, एक कॉलम में लिख दिए। तो ये मेरे पास एक n+1 डायमेंशनल वेक्टर बन गया, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं या जो एंटिटीज़ हैं वो n+1 हैं, थीटा 0 से लेके थीटा n तक। इसी तरह मैंने एक और वेक्टर बनाया जिसको मैं x नाम दे देता हूँ। ये मेरा इनपुट वेक्टर है जो मैंने डेटा सेट में से उठाना है। तो इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, x0। आपको पता है कि x0 की वैल्यू जो है वो हमने पहले ही कह दिया हुआ है कि हमेशा 1 रहेगी, लेकिन हम इसे क्यों 1 रख के इसकी जगह x0 रख रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। तो बाकी x1 से लेके xn तक जो वैल्यूज़ हैं ये आपके फ़ीचर्स हैं। अगर n फीचर्स हैं तो अगर आप सपोज़ पहले घर की बात कर रहे हैं तो पहले घर के x1 की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ़ साइज़ ऑफ द हाउस हो गया, x2 की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ बेडरूम्स हो गए, इस तरह n के n फीचर्स की वैल्यू आप वहाँ से उठाएंगे। तो लिहाजा अब मैंने कहा कि मेरे पास जो इनपुट आ रही है डेटा सेट में से उसे मैं एक्स वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ, और मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं जो ट्यून हो रहे हैं ट्रेनिंग के प्रोसेस में उसे मैं थीटा वेक्टर कह रहा हूँ। अब जो मेरा हाइपोथेसिस है, द हाइपोथेसिस नाउ कैन बी रिटन एज, यू कैन सी बिलो, थीटा ट्रांसपोज एक्स। थीटा क्या है, एक वेक्टर जो ऊपर गिवन है, उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स क्या है, एक्स भी वेक्टर है। अगर मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करके लिखूं तो ये, अब चूंकि मैंने थीटा ट्रांसपोज लिखा है तो ये एक्चुअली कॉलम वेक्टर था लेकिन अब रो वेक्टर में बदल गया, तो ये बन गया थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 अप टू थीटा n। दूसरी तरफ x को मैं उसकी नॉर्मल फॉर्म में ही लिख रहा हूँ तो वो मेरे पास एक कॉलम वेक्टर ही रहेगा। अब आप जानते हैं कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा 0 x0 से मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आ जाएगा थीटा 0 x0। थीटा 1 x1 से ज़रब खाएगा, मेरे पास आ जाएगा थीटा 1 x1। थीटा 2 x2 से ज़रब खाएगा, मेरे पास आ जाएगा थीटा 2 x2। और सिमिलरली थीटा n xn से ज़रब खाएगा तो मेरे पास आ जाएगा थीटा n xn। ये मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का रूल है या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो मेरे पास अब जो एक फॉर्म बनी है फाइनल, ये वाली फॉर्म जो है, आप इसे देखें कि ये वही चीज़ है जो मैंने अभी अभी पिछली स्लाइड के ऊपर कंस्ट्रक्ट की थी कि ये मेरा हाइपोथेसिस होगा। तो लिहाजा ये हमारा अब जो हाइपोथेसिस है इसको आप वेक्टर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपली थीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स। यानी अब ये हाइपोथेसिस लिखने की एक बड़ी शॉर्ट सी फॉर्म आ गई हमारे पास, जबकि हमें पता है कि थीटा इसमें क्या है, हमारे वो पैरामीटर्स जिनको हम ट्यून कर रहे हैं उनका एक वेक्टर है, और एक्स क्या है, ये जो सैंपल आ रहा है डेटा सेट में से उन उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं उन पर मुश्तमिल एक वेक्टर है। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब फीचर कितने हैं, 2 हों या 100 हों। ये हमारा जो मॉडल हाइपोथेसिस लिखने का रूल है, ये बड़ा एक जेनेरिक हमने तरीका जो है ये बना लिया है। Do we need to make any change in cost function to work for new hypothesis? अब हाइपोथेसिस तो चेंज हुआ जब हमने नंबर ऑफ़ फीचर्स बढ़ाए। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा कॉस्ट फंक्शन जिसको हमने फॉर्मुलेट किया था पिछले से पिछले लेक्चर में, क्या उस कॉस्ट फंक्शन को भी अब हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? द आंसर इज़ नो। यानी ऐसी ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट फंक्शन वही रहेगा, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन जो हमने पहले लिखा था वो पहले ही बड़ा जेनेरिक फॉर्म में था। अलबत्ता एक छोटी सी चेंज आप देख सकते हैं कि उस वक़्त आप जब कॉस्ट फंक्शन लिख रहे थे तो आप जे को क्या पास कर रहे थे, एक आप पास कर रहे थे थीटा 0, और दूसरा आप क्या पास कर रहे थे, थीटा 1। लेकिन अब आप क्या पास कर रहे हैं, थीटा 0 से लेके थीटा n तक। बाकी कॉस्ट फंक्शन में आप देख सकते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस, 1/2m समेशन 1 to m हाइपोथेसिस माइनस y का स्क्वायर, ये वही है, कोई चेंज नहीं है। बस हमने एक लिखने के हवाले से बात की है कि जे के अंदर अब मोर देन 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, और अगर आप इसे एलेबोरेट करके लिखेंगे तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस है
वो थोड़ा सा अब ज़ाहिरी बात है कि चेंज हो गया है, तो बेसिकली ये एरर फंक्शन वही रहेगा, अलबत्ता उसके अंदर ये यूज़ होने वाला जो हाइपोथेसिस है, ये पहले होता था थीटा ज़ीरो इंटू थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स वन, ये सिंपली एक्स। अब ये हाइपोथेसिस चेंज होके क्या हो जाएगा, थीटा ज़ीरो एक्स ज़ीरो प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू अप टू सो ऑन थीटा एन एक्स एन। अब ये हाइपोथेसिस जस्ट चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल एरर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा जी, तीन चीज़ें थी, बड़ी सिंपल सी बातें हम कर चुके हैं। तीन चीज़ें थी, एक हमारे पास होता था हाइपोथेसिस, एक होता था एरर फंक्शन, और तीसरी चीज़ होती थी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, जिसको हम यूज़ करते थे फॉर ट्रेनिंग। तो क्या ग्रेडियंट डिसेंट में चेंज कुछ होगी या नहीं होगी, ये अब हम यहाँ पे देखते हैं। जब प्रीवियसली हमारे पास नंबर ऑफ़ फीचर्स जो थे वो वन के बराबर थे, यानी एक फ़ीचर था, सिर्फ साइज़ ऑफ द हाउस होता था, उस वक़्त हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम था उसमें थीटा ज़ीरो को अपडेट करने का ये फॉर्मूला था, और थीटा वन को अपडेट करने का ये फॉर्मूला था, जिसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे एक्स से ज़रब देते थे। ये एक्स क्या था, ये वो एक्स था जो थीटा वन के साथ हाइपोथेसिस में मल्टीप्लाई हो रहा होता था। यानी हमारा हाइपोथेसिस क्या होता था, थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स। तो वो जो थीटा वन के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता था, जब हम डेरिवेटिव लिया था हमने, तो ये हमारे पास डिराइव हुआ था। इसी तरह से अगर मैं इसे मल्टीपल फीचर्स पर लेके जाता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। ये देखिए चेंज क्या आई है कि जब आपने नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज कर दिए, मोर देन वन कर दिए, तो अब एक जेनेरिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को, और वो आपके सामने है। क्या कैसे, थीटा जे इज़ इक्वल टू थीटा जे माइनस एल्फ़ा इंटू वन ओवर एम, ये तो सारा वही है, समेशन आई टू एम, देर इज़ नो डिफरेंस सो फॉर, हाइपोथेसिस माइनस वाई आई, कोई फ़र्क नहीं है। तो फ़र्क कहाँ पे है जी, फ़र्क हमारे पास एक्चुअली जो है वो सिर्फ इस आखिरी वाले इस पार्ट में है। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देखें कि यहाँ पे जब आप मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये कैसे इक्वेशन डिराइव होती है। डेरिवेटिव लिया था हमने कॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू थीटास। अब अगर आप इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखें, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे डेरिवेटिव लूँगा एरर फंक्शन का, तो मेरे पास ये चीज़ आएगी जो आपके सामने लिखी हुई है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस सिंपल है कि यहाँ पर आखिर में एक्स जे आई आ जाएगा आपके पास। क्यों, देखें, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा ज़ीरो डेरिवेटिव लेंगे एरर फंक्शन का, तो फिर इस इक्वेशन या फॉर्मूला में क्या होगा, फिर होगा थीटा ज़ीरो इज़ इक्वल टू थीटा ज़ीरो माइनस एल्फ़ा वन ओवर एम समेशन हाइपोथेसिस माइनस वाई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जे की वैल्यू थीटा जी, मतलब मैं यहाँ पे थीटा ज़ीरो का मतलब है, यहाँ पे थीटा ज़ीरो का मतलब है कि मैं जे को ज़ीरो के बराबर रख रहा हूँ। तो इसका मतलब जे को ज़ीरो के बराबर रख रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आखिर में क्या आ जाएगा, एक्स ज़ीरो आई। अब आप याद करें कि एक्स ज़ीरो आई से क्या मुराद है, कि ज़ीरो एक्स ज़ीरो की वैल्यू है वन, आपने इसे वन पर फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना जी, फॉर आयत सैम्पल, आयत सैम्पल के लिए। तो बेसिकली जो अब हमारा डेटा सेट होगा, उस डेटा सेट में हम एक माइनर सी चेंज कर लेंगे, मैं उसे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास ये फ़ीचर था x1, यहाँ पे एक फ़ीचर था जी x2, और इसी तरह से यहाँ पे एक फ़ीचर था x3 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई वैल्यू थी सपोज़ 4, यहाँ पे एक वैल्यू थी 5, यहाँ पे एक वैल्यू थी 6, 2, 3, 1 एंड सो ऑन। अब मैं कह रहा हूँ जी डेटा सेट में जितने भी फीचर्स होंगे ना, उनमें मैं एक नया फ़ीचर ऐड कर रहा हूँ x0। अब इस x0 में क्या होगा, x0 में यहाँ पे भी वन होगा, पहले सैंपल में, दूसरे सैंपल में भी वन होगा, तीसरे सैंपल में भी वन होगा, जितने सैंपल होंगे इनमें मैंने वन ही स्टोर करना है। तो लिहाजा अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि थीटा ज़ीरो अपडेट करना है, यहाँ पे थीटा ज़ीरो हम अपडेट कर रहे हैं अगर, तो थीटा ज़ीरो में मतलब जे यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो x0 ये बन जाएगा x0 आयत सैंपल। सपोज़ आई सैम्पल में मैं आई की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो दूसरे सैम्पल में x0 क्या है 1,
अगर मैं पहले सैम्पल की बात करूं तो उसमें x0 क्या है 1, तो मतलब ये 1 ही रहेगा। तो अगर मैं एक्स जे आई देखूँ तो ये हमेशा 1 रहेगा। तो जब 1 रहेगा तो इसको लिखने का फ़ायदा नहीं, हम हटा भी सकते हैं। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो जो बाकी का मेरे पास बचेगा ये वाला पोर्शन, ये एग्जैक्टली वही पोर्शन है जो कि मेरे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में जब हम थीटा ज़ीरो के साथ अपडेट करते थे उस वक्त था। अलबत्ता अगर मैं कहता हूँ मैंने थीटा ज़ीरो नहीं बल्कि मैंने अब अपडेट करना है, लेट्स सपोज कह लें कि थीटा 1, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा थीटा 1। तो जे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, ये मेरे पास आ जाएगी x1 ith सैम्पल, जो ith सैम्पल है उसमें x1 की वैल्यू। तो x1 कौन सा फीचर है, ये वही फीचर है जब आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते थे तो दिस वाज दी ओनली फीचर, सिर्फ एक ही होता था। तो बेसिकली ith सैम्पल में इसकी क्या वैल्यू है, सपोज आई की मुराद, आई से मुराद मैं 2 ले रहा हूँ, तो सेकंड सैम्पल में x1 की वैल्यू क्या है, वो 2 है इन दिस डेटा सेट, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के साथ इसे रिलेट करूँ तो ये वही चीज़ बन जाएगी। ये देखें कोई फ़र्क नहीं है कि यहाँ पे x जो है ये हमारे पास क्या था उस वक्त, दिस वाज दी ओनली फीचर, इसे x1 कह लें। अब हम इसे x1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा फीचर्स हैं, वरना उस वक्त इसका नाम x था और ये वाले फीचर को ये रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थीटा 2 की बजाय अब मैं कहता हूँ जी मैंने अब थीटा जो है वो 1 की बजाय थीटा 2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब j क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा जी। तो जब j यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ये मेरे पास अब क्या चीज़ बनेगी, ये मेरे पास बनेगा x2 यानी दूसरे फीचर का ith सैम्पल। तो मैं सपोज अगर i की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो दूसरे फीचर का ith सैम्पल क्या है 3, तो अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप थीटा 3 अपडेट कर रहे होंगे तो उसकी जगह पे फिर ये 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो लिहाजा अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि बड़ा एक जेनेरिक सा फॉर्मूला आ गया और इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली थीटा 0 से लेके थीटा n तक जिस मर्ज़ी थीटा को आप अपडेट करना चाहते हैं ये फार्मूला यूज़ होगा। सारा रिमेन ये वाला सारा पोर्शन सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी चेंज जाती है क्योंकि वो मुतल्लिका एक्स वैल्यू उससे ज़रब खानी होती है। अच्छा, बाकी इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप चाहें तो आप ख़ुद से जो जे फंक्शन है उस जे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे। किसी भी थीटा जे के विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेके देख लें, आपके पास ये चीज़ आएगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किस तरह से जो ग्रेडियंट डिसेंट है इसको हमने फॉर्मुलेट कर लिया है फॉर मल्टीपल फीचर्स। ओके, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन गिवन है, मैं इसको अरेज कर लूँ ज़रा, फिर ये क्लियर हो जाएगी जी। ये आप देख सकते हैं, तो ये वही चीज़ है। ये आप देख सकते हैं कि थीटा 0 के साथ मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया है थीटा। ओके, अ प्रॉब्लम ड्यू टू द डिफरेंस इन रेंजेस ऑफ मल्टीपल फीचर। अब हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। और एक दूसरी चीज़ जो इस लेक्चर का हिस्सा है वो हमने फीचर स्केलिंग की बात करनी है क्योंकि वो इसमें यूज़ होती है मल्टीपल में भी और सिंपल में भी। तो उसकी हम सिंपल में नहीं, मल्टीपल में स्पेशली होता ही है कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ फीचर्स बढ़ जाते हैं तो बाज़ ऐसा होता है कि कुछ फ़ीचर्स जो हैं उनके अंदर वैल्यूज़ की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर साइज़ ऑफ़ दी हाउस बात करें तो यानी घर के साइज़ की अगर आप बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी रेंज बन रही है ज़ीरो से लेके यहाँ पे हमारे डेटा सेट में 2000 तक, कि घर का साइज़ जो है वो सपोज ज़ीरो से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक जा सकता है। तो एक फ़ीचर की तो में तो वैल्यू आएंगी बड़ी बड़ी हज़ारों में, लेकिन अगर दूसरा फीचर देखें तो उसमें है नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, उसकी वैल्यू सिर्फ 1 से लेके 5 तक आ रही है। तो अगर आप दोनों की रेंज कंपेयर करें तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि जो x1 है उसमें अगर आप देखें तो रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। और अगर आप उसको दूसरा फीचर x2 है उसको देखें तो उसकी रेंज बड़ी कम है, 1 से लेके 5 तक कोई वैल्यू आएगी। तो अगर आपके डेटा सेट में इस तरह के डिफरेंसेस हों रेंजेस में तो आपका डेटा सेट जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होता, उसको हमें नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसे नॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे
तो फिर आपका जो एल्गोरिदम है जब आइट्रेटिवली चलेगा तो बड़ा टाइम लेगा कन्वर्ज करने में, ग्लोबल ऑप्टिमम तक पहुंचने में। ये अगर आप नीचे ये ब्लू कलर के सर्कल्स देखें तो ये समझ लें कि ये कंटूर प्लॉट है उस सरफेस का, जिस सरफेस के उस 3D सरफेस का जिसको हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। और ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर में जो लाइन है ये हमें ये बता रही है कि बेसिकली इनिशियली जो पहली हमने इनिशियल वैल्यूज़ जनरेट की वो यहाँ पे था एरर, फिर अगली आइट्रेशन में एरर जो है वो थोड़ा कम हुआ, उस अगली आइट्रेशन में और कम हुआ, लेकिन ये कम तो हो रहा है लेकिन बजाय स्ट्रेट यहाँ पे स्ट्रेट इस तरफ जाने की बजाय ये इस तरह जिग जैग पाथ में इस तरह ऑसिलेट करता हुआ मूव कर रहा है। तो ये जो जिग जैग पाथ में ये आगे जा रहा है ये इस वजह से है कि हमारे जो फीचर्स हैं उनकी रेंजेस एक जैसी नहीं है, वो डिफरेंट हैं। तो उसके लिए हमें फ़ीचर्स को नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा, और जब नॉर्मलाइज़ करके हम इसी एल्गोरिदम को ग्रेडियंट डिसेंट को इसी प्रॉब्लम पे रन करेंगे तो हम देखेंगे कि बड़ी कम आइट्रेशंस में वो अच्छे रिज़ल्ट हमें दे देगा। ठीक है ना, ये वही चीज़ है कि हाँ अब ये देखें, द सोल्यूशन ऑफ अबव प्रॉब्लम इज़ फीचर स्केलिंग। जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की इसकी सोल्यूशन फीचर स्केलिंग है। उसके लिए आप फीचर्स को स्केल कर लें, और जब आप स्केल कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि अब आपका जो एल्गोरिदम है वो कैसे कन्वर्ज कर रहा है, हर आइट्रेशन में सीधा उस तरफ मूव कर रहा है जहाँ उसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, जिग जैग पाथ में नहीं जा रहा। तो कन्वर्जेंस जो है वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है और आपको बेटर रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कैसे फ़ीचर्स को स्केल किया गया। तो ये एक सिंपल सा मेथड है कि x1 जो फ़ीचर है उसमें मैक्सिमम किसी घर का साइज़ जो हो सकता है वो 2000 हो सकता है। तो मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दूं इसको, इस फीचर को, तो मेरे पास यानी फ़र्ज़ करें जो भी वैल्यूज़ हैं अगर मैं उन सब वैल्यूज़ को 2000 से डिवाइड कर दूं साइज़ ऑफ द हाउस को, तो आपको पता है कि अगर किसी भी एक कॉलम के अंदर कहीं पे 500 लिखा है, 1500 लिखा है, 1600 लिखा है, 10 लिखा है, 1750 लिखा है, अगर सब में से मैक्सिमम वैल्यू से मैं सबको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास अब उनकी उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0 से 1 की रेंज में आएंगी। ये बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे फीचर में देखूं तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है नंबर ऑफ़ बेडरूम्स 5। तो अगर मैं 5 से सबको डिवाइड कर दूं तो ये भी किस रेंज में चला जाएगा, अब 0 से 1 में। तो पहले मेरे पास साइज़ वाले फ़ीचर की रेंज थी 0 से 2000 और अब हो गई है 0 से 1। और मेरे पास नंबर ऑफ़ बेडरूम्स की रेंज थी 1 to 5 और वो अब मेरे पास हो गई है वो भी मेरे पास अब होगी 0 to 1। तो लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि या ये एक सिंपल सा मेथड है जिसके ज़रिए आप फ़ीचर्स को स्केल कर सकते हैं। तो फीचर स्केलिंग का एक सिंपल सा कॉमन सा रूल है जी कि गेट एवरी फीचर इनटू अप्रॉक्सीमेटली, यानी कोशिश करें कि आपके सारे फीचर्स जो हैं या वो 0 to 1 या -1 to 1 की रेंज में आ जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक फ़ीचर में वैल्यूज़ हज़ारों में आ रही हैं, एक में जो है वो यूनिट्स में आ रही हैं। तो बेहतर ये है कि आप सारे फ़ीचर्स को एक जैसी रेंज में ले आएँ, लेकिन उसमें ये भी हमने करना होता है कि उन फीचर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट सैम्पल्स की वो एक दूसरे के साथ अपनी रेशो बरकरार रखें। तो उसके लिए फिर हम कोई मेथड ऐसा यूज़ करते हैं जो रिकग्नाइज्ड मेथड है, वेल प्रपोज्ड मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं। तो एक बात तो ये कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने फ़ीचर्स को ले आएँ इन द रेंज ऑफ -1 to 1 कोई फ़ीचर स्केलिंग टेक्निक यूज़ करते हुए। और दूसरा ये है कि x0 इज़ नॉट स्केल्ड। x0 को आपने सब सैम्पल्स में 1 ही रखा हुआ होता है, इसको स्केल करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम स्केल नहीं करते, ये ज़हन में रखना आपने। अच्छा जी, फीचर स्केलिंग का एक बड़ा वेल नोन तरीका है, उसे कहते हैं मीन नॉर्मलाइजेशन। ये एक मेथड है जो फीचर स्केलिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें आप करते क्या हैं, इसमें आप सपोज़ अगर पहले फ़ीचर की बात करें साइज़ ऑफ़ द हाउस की, तो उस साइज़ ऑफ़ द हाउस में आप 1 by 1 तमाम सैम्पल्स के लिए उस जो साइज़ है उसको उसमें से पहले माइनस करते हैं उस फीचर की एवरेज वैल्यू, और फिर आप उसे मैक्सिमम से डिवाइड कर देते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 10 घर हैं, किसी का साइज़ 500 है, किसी का साइज़ 1700 है, तो मैं 10 घरों की पहले उनके साइज़ की एवरेज लूँगा, तो मेरे पास सपोज एवरेज आ गई 1000। अब हर घर के साइज़ में से 1000 माइनस करूँगा, फिर जो जवाब आएगा उसे मैक्सिमम से डिवाइड करूँगा।
इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ़ बेडरूम्स की बात करूं तो सपोज़ मेरे पास 10 घर हैं, किसी में एक बेडरूम है, किसी में दो हैं, किसी में तीन हैं, किसी में चार हैं, तो मैं उस सारे घरों के नंबर ऑफ़ बेडरूम्स की एवरेज लूँगा। सपोज़ मेरे पास वो एवरेज आ गई 2। अब मैं टोटल नंबर ऑफ़ बेड हर घर के नंबर ऑफ़ बेडरूम्स में से 2 माइनस करके, यानी एवरेज वैल्यू माइनस करके, फिर मैं मैक्सिमम से, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बेडरूम सपोज़ 5 हैं तो उससे मैं डिवाइड कर दूँगा। इससे होगा ये कि मेरे जो फीचर्स हैं वो इस रेंज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, -0.5 से 0.5 की रेंज में, चाहे वो साइज़ ऑफ द हाउस हो, चाहे वो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स हों। साइज़ ऑफ द हाउस हज़ारों स्क्वायर फीट में हो सकता है, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स यूनिट्स में हैं, लेकिन दोनों की रेंज अब ये बन जाएगी। तो दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ फीचर स्केलिंग, जिसे हम मीन नॉर्मलाइजेशन कहते हैं जी। अच्छा जी, वेरिएंट्स ऑफ मीन नॉर्मलाइजेशन एंड अदर फीचर स्केलिंग मेथड्स, कुछ वेरिएंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप पहला लेफ़्ट साइड पर देखें तो इसमें ये क्या है कि एक्स मेरे पास एक फ़ीचर है जिसको मैंने स्केल करना है, उसमें से एक्स बार का मतलब है मीन, ये जो एवरेज हम ले रहे थे, ये तो वही चीज़ है जो अभी पिछली स्लाइड पे देखा कि ओरिजिनल वैल्यू में से मीन वैल्यू माइनस की, लेकिन पिछली स्लाइड में हम मैक्स से डिवाइड कर रहे थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम में से, यानी उस फीचर का मैक्सिमम लेके उसमें से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करें और जो जवाब आए उसके साथ डिवाइड कर दें। यानी फ़र्ज़ करें मेरे पास एक जो 10 घर हैं उसमें सबसे ज़्यादा घर की जो कीमत है वो 2000 स्क्वायर फीट है, और सबसे कम अगर किसी घर की कीमत 100 स्क्वायर फीट है तो 2000 माइनस 100 पीछे 1900 जो आएगा उसके साथ डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास एक तरीका है। इसी तरह से एक और तरीका भी है कि आप किसी भी आयत फीचर को स्केल करने के लिए एवरेज उसमें से माइनस करें, ठीक वैसे ही जैसे आपने पिछली स्लाइड पर भी देखा और ऊपर भी देखा, और उसे डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। उस फीचर के 10 घरों के जो आपने 10 के 10 घरों की आपने जो उसमें साइजेज़ हैं उनकी उनकी आप निकालें स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके साथ आप डिवाइड कर दें। देन देयर इज़ अनदर मेथड कॉल्ड मिन मैक्स फीचर स्केलिंग। तो मिन मैक्स फीचर स्केलिंग में आपने आयत फीचर में से माइनस, अब एवरेज को नहीं करना बल्कि उस फीचर की जो मिनिमम वैल्यू है, सपोज 10 घर हैं तो 10 के 10 घरों में जो मिनिमम 3 वैल्यू है वो आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है जी। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने डिवाइड किससे करना है, ये वही चीज़ है जो आप इस वाले मेथड में देख रहे थे कि मैक्सिमम हाउस साइज़ जो भी है उसमें से मिनिमम वाले का सब्ट्रैक्ट करके उसके साथ डिवाइड कर दें। तो इस फीचर स्केलिंग टेक्निक को हम कहते हैं मिन मैक्स फीचर स्केलिंग। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसके अलावा अपने तौर पे सर्च करें तो आपको कई और टेक्निक्स मिलेंगी जो बेसिकली फ़ीचर्स को स्केल करके ख़ास रेंज के अंदर ले आएंगी। अच्छा जी, हाउ टू मेक श्योर ग्रेडियंट डिसेंट इज़ वर्किंग करेक्टली। तो आपने ये कैसे देखना है, द एरर शुड डिक्रीज़ आफ्टर एवरी आइट्रेशन। रूल ये है कि आपका ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जब चले तो हर आइट्रेशन में एरर में कुछ कमी होनी चाहिए, बेशक वो कमी थोड़ी कम हो लेकिन कमी होनी चाहिए। इफ़ एरर स्टॉप्स डिक्रीजिंग देन वी डिक्लेयर दैट दी एल्गोरिदम हैज़ कन्वर्स्ड। अगर वो एरर कम होना बंद हो जाए तो हम कह देते हैं कि एल्गोरिदम कन्वर्ज कर गया है, और उस वक्त हम उसे रोक देते हैं। हाउएवर इफ़ द एरर स्टार्ट्स फ्लक्चुएटिंग आर इंक्रीजिंग, अब एरर अगर फ्लक्चुएट करना शुरू कर दे, कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए या मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर हमें ये समझ जाना चाहिए कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, मे बी लर्निंग रेट का कोई मसला आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम करना पड़े। तो ये बहरहाल ये एक इंडिकेशन है कि हम थोड़ा सा हमें ट्यून करने की ज़रूरत है पैरामीटर्स को। नीचे आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें इनिशियली आपने जब पैरामीटर्स इनिशियलाइज़ किए तो एरर मेजर किया तो एरर यहाँ पे था, अगली आइट्रेशन में एरर कम हो गया, उससे अगली आइट्रेशन में और कम हो गया, उससे अगली आइट्रेशन में और कम हो गया, यहाँ तक कि 100th आइट्रेशन में यहाँ आप पहुँच गए, एरर कम होता होता 200 आइट्रेशन में आप यहाँ पहुँच गए, 300 में यहाँ पहुँच गए, 400 के करीब आप देखें ये स्टेबल होता जा रहा है, कमी ऐसे लग रहा है कि अब कमी नहीं आ रही। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं, एक रूल ये बनाया जा सकता है कि आप कन्वर्जेंस डिक्लेयर कर दें इफ़ जो डिक्रीज़ हो रहा है एरर में वो इतना थोड़ी डिक्रीज़ हो रही है कि वो 0.0001 अगर एक एरर जो है वो है, सपोज़ आपके पास आया था 1.2, और अब आपके पास जो अगला एरर आया है वो है 1.1999। तो ये अब डिफरेंस कितना आया है, एरर कम हुआ है अगली आइट्रेशन में जो, ये शायद है 0.
0.0001, यानी अब जो एरर डिफरेंस आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 0.0001। अगर ये मैं इसमें 0.00, यस ये इसमें ऐड करूँ तो मेरे पास यानी इतना डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 1 2 3 4 -4। तो ये कम है इससे, इस चीज़ से कम है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये एरर जो है ये डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, लिहाजा हम कन्वर्जेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप एक थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं जी। इस स्लाइड में जो थ्रेशोल्ड की एग्जांपल दी गई है वो 10 पावर -3 है, लेकिन आप कोई भी थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा अगर और छोटा डिफरेंस आएगा, कमी होगी, तो हम 1 2 3 आइट्रेशन तक देखेंगे और फिर उसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे। व्हाट इफ़ द एरर इंक्रीज विद आइट्रेशन? तो दैट इज़ ओवर शूटिंग। पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एरर कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाए, सपोज़ आप यहाँ से पहले इस एग्जांपल में शुरू में एरर कम था, जैसे ही आइट्रेशंस बढ़ना शुरू हुई, इस तरफ आइट्रेशन इंक्रीज़ हो रही हैं, तो आपका एरर जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। या फिर ऐसे हो रहा है कि एरर फ्लक्चुएट करना शुरू कर दे, कुछ आइट्रेशन तक कम हो फिर ऊपर जाना शुरू हो जाए, फिर कम हो फिर ऊपर जाना शुरू हो जाए, फिर कम हो फिर ऊपर जाना शुरू हो जाए। या फिर ऐसा हो कि ओवर शूट कर जाए कि पहले कम था, अगली आइट्रेशन में ऑसिलेट करके दूसरी तरफ चला गया ऑप्टिमम के और ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया, ये बढ़ता जा रहा है एरर। अगर इस तरह की चीज़ बन रही है तो इसका मतलब आपको अल्फ़ा को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। फॉर सफिशेंट स्मॉल अल्फ़ा जे शुड डिक्रीज ऑन एवरी आइट्रेशन, बट इफ़ अल्फ़ा इज़ टू स्मॉल ग्रेडियंट डिसेंट कैन बी स्लो टू कन्वर्ज, ये हम बात कर चुके हुए हैं। तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई मसला आ रहा है तो इट मीन्स कि आपको अल्फ़ा कम करना चाहिए, और इतना काम नहीं कर देना चाहिए कि उसकी कन्वर्जेंस बहुत स्लो हो जाए। ये भी हम लास्ट टाइम मैंने आपको मैटलैब में डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था। व्हाट इफ़ एरर इंक्रीज विद आइट्रेशंस? ज़ाहिरी बात है कि इफ़ अल्फ़ा इज़ टू स्मॉल तो स्लो कन्वर्जेंस होती है, अल्फ़ा टू लार्ज है तो उसमें ये हो सकता है एरर डिक्रीज़ नहीं होगा और बढ़ना शुरू हो सकता है, ओवरशूट कर सकता है। तो इसका आसान सा तरीका ये होता है कि पहले आप एक छोटी वैल्यू लें अल्फ़ा की, ट्राई करें। सपोज़ आप 0.001 लेते हैं, फिर आप इसे 10 गुना कम कर दें, यानी फिर आप बढ़ा दें। फिर आप देखें, अच्छा पहले आपने देखा इस पे आपको पता चला है बड़ा स्लो कन्वर्ज कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, देखें कि क्या ये बेहतर रिज़ल्ट दे रहा है। अच्छा अब अगर ज़्यादा तेज़ हो गया है लेकिन अभी भी ओवरशूट नहीं करता, प्रॉब्लम नहीं करता, तो आप इससे भी कम करके ट्राई कर लें। लेकिन अगर यहाँ पे ये ओवरशूट कर रहा है तो फिर उस केस में आप कहेंगे कि इट मींस के अल्फ़ा जो है वो वापस पुरानी वैल्यू पर ले आना चाहिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू के लिए ये ओवर शूटिंग हो रही है, लिहाजा हम वापस इसको इस तरफ ले आएंगे। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप 0.01 से सीधा 0.1 ही करके देखें, आप यहाँ पे 0.015 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ सॉरी ये तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वैल्यू। बहरहाल आप इस वैल्यू को 0.0 की बजाय क्या करना चाहिए, 0.5 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 0.05 कर दो, सॉरी। नहीं 0.05, सॉरी, आप इसे 0.05 कर सकते हैं, इसे देख लीजिएगा बड़ा। ओके ये वही चीज़ समझाई गई है यहाँ पे, हम बात कर चुके हैं। ओके जी, फाइनली देयर इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू। मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है, उसे आप देख लीजिए। आपने एक डेटा सेट एज्यूम करना है जी, उस डेटा सेट में आपने 7 सैम्पल्स रखने हैं, और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है तो एक ही फ़ीचर ले सकते हैं। 7 सैम्पल्स लें, एक फ़ीचर होगा और एक आउटपुट होगी आपके पास। मैंने एक सैम्पल डेटा सेट नीचे ये दिखा दिया है, याद रखें कि सिर्फ सैम्पल डेटा सेट है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। आपने ख़ुद से डेटा सेट एज्यूम करना है, जैसा मर्ज़ी करें। यहाँ पे 7 यानी ये 1 2 3 4 5 6 और 7 सैम्पल होने चाहिए। अपनी मर्ज़ी के सैम्पल वैल्यूज़ रखें और अपनी मर्ज़ी की आप यहाँ पे आउटपुट वैल्यूज़ भी उनके अगेंस्ट सपोज कर लें। अब इसमें कंडीशन ये है कि स्टूडेंट्स
every student is supposed to assume a different data set, otherwise no mark will be given. किसी का डेटा सेट मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है, हाथ से करनी है, तो मैं चाहता हूँ हर कोई अपने तौर पर इसे करे। आप आपस में एक दूसरे से वैसे डिस्कस कर सकते हैं, मेथड इसका सारा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हर कोई ख़ुद अपना डेटा सेट एज्यूम करेगा। डेटा सेट्स मैच नहीं करने चाहिए, सबके डिफरेंट होने चाहिए। और आपने करना ये है कि अपनी मर्ज़ी की इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ थीटा ज़ीरो एंड थीटा वन एज्यूम कर लें, क्योंकि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो थीटा ज़ीरो थीटा वन ही रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा लर्निंग रेट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लर्निंग रेट जो है वो 0.01 एज्यूम करें और 4 आइट्रेशंस रन करें अपने हाथ से पेपर के ऊपर लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। और हर आइट्रेशन के बाद आपने एरर फाइंड करना है, और हर आइट्रेशन के बाद आपने उस डेटा को प्लॉट करके उसमें जो भी मॉडल की अपडेटेड वैल्यूज़ होंगी थीटास की, उसके मुताबिक आपने अब मॉडल फिट करना है। चारों आइट्रेशंस आपने मुझे ये दिखानी है। ये आपकी असाइनमेंट है। और इसमें जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका डेटा सेट सेम नहीं होना चाहिए, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं 0 मार्क्स दूंगा उस असाइनमेंट के। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी कि असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन। एक तो ये हैंड रिटन होनी चाहिए, क्लियरली हर स्टेप आपने बड़ा नीटली लिखना है, सिर्फ जवाब नहीं लिख के दे देने मुझे, बीच में जो भी उसके स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं, मुझे नज़र आना चाहिए कि आपने हाथ से वो कैलकुलेशंस की हैं। तो जितना नीट एंड क्लीन होगा, जितना मुझे इजीली समझ सकूँगा, उतने ही मैं उसके मार्क्स जो है वो ज़्यादा दूंगा। तो स्कैन करके बाद में अपनी असाइनमेंट, या मोबाइल में ऐप्स मिल जाती हैं जिससे आप स्कैन कर सकते हैं, तस्वीर खींचें, वो ऑटोमेटिकली पेज कट कर देता है उसमें से। जैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं, मैंने मोबाइल से ही स्कैनिंग की है उनकी। तो वो लेके आपने उसको एक पीडीएफ में बना लें। आपको प्ले स्टोर से भी ऐसे टूल मिल सकते हैं जो कि उन इमेजेस का एक पीडीएफ फाइल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। वो पीडीएफ फाइल जो है, ये मैंने डेट सेट कर दी हुई है ऑटोमेटिकली, 5 जुलाई 5 बजे शाम तक आप मुझे वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इसे लेट होंगे तो वो लेट कंसीडर की जाएगी। अगेन देयर विल बी 0 मार्क इफ़ डेटा सेट्स ऑफ 2 और मोर स्टूडेंट्स आर मैच्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर विल बी पेनल्टी ऑन लेट सबमिशन। लेट सबमिशन नहीं होनी चाहिए, पूरा एक हफ़्ता है आपके पास, आप आराम से ही काम कर सकते हैं। इनकम्प्लीट असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके भी मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। और पुअरली रिटन असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि मुझे समझ ही ना आए कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो मेरी समझ में आना उसका बहुत ज़रूरी है जी। तो ये असाइनमेंट है जी, और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें फ़र्दर हम इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।